आपके साथ शिप्रा झा। अपना बिहार के बुलेटिन में बिहार की बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर झारखंड के गुमला से आ रही है, जहां गुमला पुलिस ने यात्री बस से 5 बैग बरामद किया है, जिसमें करोड़ों रुपए होने का अनुमान है। साथ ही बस से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी बैग को गुमला थाना के एक कमरे में सील करके रखा गया है। वहीं इनकम टैक्स के 5 सदस्यीय अधिकारियों की टीम भी गुमला थाना पहुंची है और संदिग्ध से फिलहाल पूछताछ जारी है। मौके पर एसपी, सदर एसडीओ भी मौजूद हैं। एसपी ने जल्द ही पूरे मामले का खुलासा का दावा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां यात्री बस से 5 संदिग्ध बैग बरामद किए गए हैं और जानकारी मिल पा रही है कि इस बैग के अंदर करोड़ों रुपए हैं। बस में एक अज्ञात व्यक्ति को, जिसको कंडक्टर ने पहले वहाँ पे रखा था, हम लोगों ने उसको पकड़ा और उसके चिन्हित किए हुए 4 से 5 बैग उठाया। 4 बड़ा बैग था, एक छोटा हैंड बैग था। उसको उठा के हमने तत्काल अपने उपायुक्त महोदय से बात की और फिर हमने एक एसडीएम प्रतिनियुक्त करवाया और मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि में सभी को सील बंद करके थाना में सुरक्षात रखा गया और इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया गया। इनकम टैक्स के हमारे सीनियर ऑफिसर्स रांची से आ गए हैं। आगे की प्रक्रिया जारी है और इसमें ऐसी संभावना है, जो एक्यूज बता रहे हैं, कि इसमें कैश हो सकता है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है? आखिर कुछ कम नहीं बल्कि बहुत ही करोड़ों रुपए के बाद सामने आ रही है। पहले तो ये बताइए कि बस कहां से कहां जा रही थी और कितने बजे इस बस से इस संदिग्ध बैग को बरामद किया गया है? जी, बता दें कि ये बस जो है वो डाल्टनगंज से निकली थी, जो कि राउरकेला जाना था और इसी रास्ते में लोहरदगा होते हुए इसे राउरकेला की तरफ जाना था। उसी दरमियान जो लोहरदगा पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली, उसके आधार पर ये वाहन चेकिंग चलाया गया, जिस चेकिंग में गुप्ता नामक जो यात्री बस है उसकी जांच में 5 बैग जो हैं वो पुलिस ने बरामद किए। जो जानकारी अब तक जो सामने आ पा रही है, करीब 7 करोड़ के आसपास की ये रकम है। काफी बड़ी रकम है। हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन साफ तौर से कहा जा रहा है एक ह्यूज अमाउंट है, जिसकी जांच जो है वो फिलहाल की जा रही है। पूरे मामले को लेकर जो पुलिस मुख्यालय है उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है, तमाम चीजों से अवगत कराया जा रहा है। हालांकि फिलहाल जो आईटी की टीम है वो भी वहां पहुंची है और जो पैसे के काउंटिंग की बात है वो भी थोड़ी देर में शुरू होने की बात है। फिलहाल जो जांच है उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर ये पैसे किसके हैं और ये कहां से आ रहे थे। लेकिन जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके अनुसार शायद ये रकम जो है वो दिल्ली से झारखंड आई थी और उसके बाद इसे कहीं जाना था। लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर महज कयास ही लगाए जा रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, जिसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। गुमला से रुपेश भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रुपेश, आप तक क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ताजा अपडेट है? जी, जैसा कि बता दें कि एक व्यक्ति को इस मामले में डिटेन किया गया है। लगातार जो पुलिस और जो रांची से आई हुई टीम है आयकर विभाग की, वो उससे लगातार पूछताछ कर रही है और देर रात आपको बता दें कि जो बरामद पैसे है उसकी गिनती होने की संभावना पुलिस के द्वारा में बताई जा रही है। जी रुपेश, जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? कहाँ का है वो? हाँ, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो जो संदिग्ध है वो राहुलकेला का निवासी बताया जा रहा है। वो पलामू से बस के माध्यम से वो राहुलकेला जा रहा था। उसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने गुमला से उसे धर दबोचा जी, और उसके साथ में 5 बैग भी बरामद किया है और उसमें जैसा कि उसने बताया कि उसमें करोड़ों रुपए। चलिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश और ओम प्रकाश, आप दोनों का। लेकिन देखिए, जब से ये बैग बरामद किए गए हैं उसके बाद से कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल आखिर ये है कि करोड़ों रुपए किसके हैं और ये कैसे यात्री बस में आए? तो ऐसे में न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि ये करोड़ों रुपए आखिर किसके हैं। सवाल ये भी बनता है कि मेदिनीनगर से राउरकेला जा रही बस में पैसे कहां रखे गए थे, और सवाल तो ये भी कि पैसों को लेकर झारखंड का ओडिशा से क्या कनेक्शन है। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। और गुमला में पुलिस ने एक यात्री बस से पैसों से भरे 5 बैग बरामद किए और फिलहाल इस मामले की जांच भी चल रही है। वहीं इस मामले में इनकम टैक्स को सूचना दे दी गई है। जानकारी के अनुसार 5 बैग में करीब 5 करोड़ रुपए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। आईजी अभियान ने बताया कि फिलहाल इसकी जांच की जा रही है और जल्द ही
पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। अज्ञात व्यक्ति को जिसको कंडक्टर ने पहले ही वहाँ पे रखा था, हम लोगों ने उसको पकड़ा और उसके चिन्हित किए हुए 4 से 5 बैग उठाया। 4 बड़ा बैग था, एक छोटा हैंड बैग था। उसको उठा के हमने तत्काल अपने इसमें पुलिस अधीक्षक गुमला के द्वारा जो क्योंकि इसमें सील बंद कुछ बक्से हैं, तो इसमें गुमला पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसकी एंट्री की गई है और इनकम टैक्स के पदाधिकारियों को डिपार्टमेंट को सूचित किया गया है और अग्रतर जो कानूनी कार्रवाई है उसमें वो अभी की जा रही है। जहाँ तक कैश अमाउंट की इत्यादि बात है तो वो अभी अंडर उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और आगे फर्दर डिटेल्स आएंगे तो उसके बारे में और बिहार में हुई हिंसा साजिशन रची गई थी, ऐसा आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद विरोधियों पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार के बयान पर ही सियासत ऐसी गर्म हुई कि पटना से दिल्ली तक जुबानी जंग तेज हो गई है। नीतीश साजिश के तार बीजेपी से जोड़ रहे हैं तो बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है कि प्रमाण सामने लाएं, खोखले आरोपों से बात नहीं बनेगी। बिहार में हाल में हुई हिंसा क्या सुनियोजित साजिश थी? क्या प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया? सवाल कई हैं क्योंकि ऐसे सवालों को हवा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। पहले सुन लीजिए नीतीश कुमार का ये बयान। जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए? बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। सीएम यही नहीं रुके, इशारों में बीजेपी पर आरोप लगाया कि अंदर से ही कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है। सुनिए। लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए, और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया, तो उस सब पर भी जांच हो रही है। मुख्यमंत्री के इसी बयान पर सियासत तेज हो गई है। नीतीश ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो मौका विपक्ष को भी बोलने का मिल गया और सियासत पटना से दिल्ली तक पहुंच गई। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि यदि हिंसा में साजिश के प्रमाण हैं तो बताएं किसके इशारे पर हिंसा हुई। तो संजय जायसवाल सवाल पूछते हैं कि मस्जिद के पास से पत्थर फेंके जा रहे थे तो क्या वे लोग बीजेपी के थे? नीतीश कुमार जी बाहर में निकलकर ये कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत किया गया, तो प्रमाण तो दो। सोए भी सरकार है और जवाब विरोधी देगा। ये बेशर्म सरकार है। नीतीश कुमार हत्यारे हो गए। जो 2000 लोग मस्जिद के पास खड़े होकर के पत्थर फेंक रहे थे, क्या वह भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? जिस तरह की घटनाएं बिहार में घटी हैं, एक साजिश के तहत कि गृह मंत्री सासाराम नहीं जाएं, गृह मंत्री सम्राट अशोक जयंती के मुख्य अतिथि न रहें, इसके लिए पूरे ऑर्गेनाइज वे से यह किया गया। सरकार पर आरोप और सरकार की ओर से जवाब तो मिलते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठते हैं कि यदि हिंसा साजिश थी तो सरकार क्या कर रही थी? सांप्रदायिक तनाव का इनपुट था तो प्रशासन क्यों सोया रहा? वारदात के बाद आखिर सरकार की नींद क्यों टूटी? क्या आरोप प्रत्यारोप से ही सुधरेगा लॉ एंड ऑर्डर? सवाल पर सवाल पूछ लीजिए, लेकिन उन पीड़ितों का क्या जिनका सब कुछ सियासत की खौलती कड़ाही में जलकर खत्म हो गया? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, पटना से संजय, आनंद अमृतराज और शैलेंद्र की रिपोर्ट।
और बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का समापन हो गया। सरकार पर विपक्षी बीजेपी की ओर से सवालों की बौछार सदन के अंदर से बाहर तक की गई, तो जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। लेकिन सदन में हो हंगामे के बीच जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पूरे सत्र से गायब रहे। और जवाब दे नहीं रही है, वो उनकी समस्या है और वो ये सदन पूरे बिहार के विधायकों। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का समापन भी हंगामेदार रहा। आखिरी दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। बिहार शरीफ और सासाराम की हिंसा को लेकर जिम्मेदार सरकार को ठहराया, जिस पर सदन के अंदर से बाहर तक जुबानों के तीर खूब चले। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सदन में हो हंगामे के बीच बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को स्पीकर के आदेश पर मार्शल से बाहर निकलवाया गया। ये व्यवहार विपक्ष के साथ डॉक्टर का अपहरण हुआ, 33 दिन से ज्यादा हो गया महोदय। उसके सारे परिवार कल आकर के रो रहे थे, न्याय चाहिए। सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है महोदय? नरसंहार हुआ, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं है कि वर्तमान सरकार को अपराधियों भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने का और बचाने का, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का। हिंदुओं के निर्दोष लोगों को आप जेल में बंद करते हैं और दंगाइयों को बचाते हैं, ये खेल कहीं नहीं चलेगा महोदय। मोर्चा बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने खोला, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष खासकर बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। कहा, सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के लोग बिहार को बदनाम करने में जुटे हैं। क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है? अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना? मुख्यमंत्री ने बिहार पर निशाना साधा तो बिहार में हुई हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देने और दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप सदन के बाहर आकर भी लगा डाला। सरकार तुष्टीकरण के कारण दंगाइयों को, आप ही लोग के फुटेज पर चला है कि पत्थर मार रहा है और पुलिस खड़ी है। आप ही लोग ने देखा, बम फूटता है, घायल होता है, कहता है पटाखा है। न्यायिक जांच की मांग करते हैं। कुल मिलाकर विधानमंडल का बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आरोप प्रत्यारोपों के बीच वैसे मुद्दे दब गए जो जन सरोकार से जुड़े थे। तू तू मैं के बीच सदन से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे गायब रहे। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र खत्म जरूर हुआ, लेकिन नेताओं के दावों के बीच जनता को यदि कुछ सुनने को मिला तो सिर्फ आश्वासन। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। ये व्यवहार विपक्ष के साथ। बिहार में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग 85 हिंदुओं को 15% का भय दिखा रहे हैं। इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। तो बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इन भाजपा और आरएसएस के डिजाइन में मत पड़िए। ये लोग 15% का डर दिखा रहे हैं। किस पर? 85% पर। 85% जो हिंदू हैं उनको 15% का भय होगा। कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं? असल मुद्दों से ये लोग ध्यान भटका रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार में सांप्रदायिक हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा के दौरान एक्टिव थे कई व्हाट्सएप ग्रुप। बिहार शरीफ और सासाराम में जो हिंसा हुई है उसके पहले, हिंसा के पहले और उसके बाद भी कई व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव थे। हिंसा के पहले दोनों शहर में कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। बिहार शरीफ हिंसा के बाद जांच के दौरान पुलिस ने कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बरामद किए हैं, जिसकी जांच की जा रही है।
और मनीष कश्यप मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। तमिलनाडु के मदुरई जिला कोर्ट ने मनीष को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में आरोपी मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में था। पिछले सप्ताह तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर उसे अपने साथ ले गई थी। वहां मदुरई कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस की टीम ने उससे पूछताछ की। आज पुलिस ने मनीष की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुलिस की मांग को खारिज कर दिया है और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है कि सभी केसों की सुनवाई एक ही जगह की जाए। साथ ही मनीष कश्यप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है। ऑन बिहाफ ऑफ मनीष कश्यप की तरफ से याचिका फाइल की गई है, जिसमें मनीष कश्यप की जमानत और साथ में बिहार राज्य में जो उन पर ऊपर केस दर्ज हुए, तमिलनाडु में दर्ज हुए और भी पता नहीं कहां कहां दर्ज हुए उनके खिलाफ केस, तो उन सब केसों को क्लब किया जाए, इंटरिम बेल दी जाए और जस्टिस हो। क्योंकि मनीष कश्यप के साथ जिस तरह से राज्य शासन प्रशासन की तरफ से अन्याय हुआ। बिहार में 15 अप्रैल से जातिगत जनगणना का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से जातियों की पहचान के लिए अलग अलग कोड दिए गए हैं। कुल 216 जातियों की आबादी की गणना होगी। क्या आपको अपनी जाति का कोड पता है? क्या आपको अपनी जाति का कोड पता है? नहीं पता? हैरान हो गए? तो चौंकिए मत, यही हकीकत है। बिहार में अब जातियों को कोड से ही जाना जाएगा। इसकी वजह है जातिगत गणना। जातिगत गणना के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 15 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना शुरू होने वाली है। जाति आधारित गणना के दूसरे चरण में जातियों की पहचान दिए गए अलग अलग कोड के जरिए होगी। दूसरे चरण में कुल 216 जातियों की आबादी की गिनती होगी, जिसमें 216 नंबर उनके लिए है जिनकी कोई जाति नहीं है। अब कुछ और जातियों का कोड जान लीजिए। अगरिया जाति 1, अघोरी जाति 2, कायस्थ 22, कुर्मी 25, कुशवाहा 27, रविदास 62, बनिया 124, ब्राह्मण 128, भूमिहार 144, यादव 167, राजपूत 171, शेख मुसलमान 182, किवानी जाति 215, जिसकी जाति नहीं 216। जातिगत गणना के दूसरे चरण में फॉर्म के अलावा पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए जाति के अंकों के आधार पर बनाए गए कोड भरे जाएंगे, जिससे जातियों की पहचान हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। जातीय गणना को लेकर जातियों को कोड अलॉट किए जाने के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष यानी बीजेपी और एलजेपी रामविलास के नेताओं ने इस पर तंज कसा है, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जातिगत गणना के लिए ये जरूरी है। बार कोड से जाना जाएगा, ये है दुर्भाग्य। इसी को सियासी फ्रॉडिज्म कहते हैं, जिसके हेडमास्टर साहब ने इसको बार कोड से अब लोगों को जानेंगे। कोई 1 नंबर रहेंगे, कोई 2 नंबर रहेंगे, कोई 3 नंबर रहेंगे और कोई जो है 420 नंबर रहेंगे। ये सब जो है बिहार का दुर्भाग्य है। नया नया अजूबा, नया बजूबा, नया प्रयोग। ये आश्चर्य कितना होइएगा कि आने वाले समय में आपके नाम के बदले भी कोडवर्ड इशू कर दिया जाए। तो अब आपसे न अमित जाने जाएंगे, न सुमित और न विनीत। आपको जाना जाएगा कोड नंबर 1, कोड नंबर 2, कोड नंबर 3। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया करके ये भी बता दें बिहार वासियों को कि इस चीज का फायदा क्या है। जातीय जनगणना चिर परिचित मांग था, ये कार्य शुरू हो रहा है, इसलिए सभी लोगों को अपने अपने सभी जाति के लोगों को जो उनको कोड आवंटित किया गया है वो अपने कॉलम में कोड भरेंगे। नीतीश कुमार जी भाजपा की तरह नहीं है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भाजपा के लोगों ने लोकसभा में कहा था कि देश में जातीय जनगणना होगी, लेकिन अपनी बातों से मुकर गए।
और इसी बीच सुपौल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिक्षिका के पति को गोली मारी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने शिक्षिका के पति को गोली मार दी। डॉक्टर ने डीएमसीएच रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि पत्नी को स्कूल से लेकर आ रहे थे और तभी उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया है और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं, जहां पर शिक्षिका के पति को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि शिक्षिका के पति उसे लेकर स्कूल से घर लौट रहे थे और उसी वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।